सभी दर्शकों का स्वागत है आज के इस लाइव में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और आज एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एम्बेसडर अशोक सजनहार, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर है कजाकिस्तान, स्वीडन और लातविया के। स्वागत है एम्बेसडर अशोक सजनहार आपका इस लाइव में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, प्लेजर। तो सर, आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम एससीओ की बात करें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसकी शुरुआत चीन और रशिया ने की थी। चीन को कहा जाता है कि चीन ने इसकी शुरुआत की और अ, इसमें अगर हम इसको समझना चाहें कि ये संस्था क्या है, इसकी रिलेवेंस क्या है, इसका महत्व क्या है और क्यों भारत इसका हिस्सा बना। देखिए, दो चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो ये शुरुआत हुई थी 2001 में। इससे पहले जी। था, इस संस्था का जो नाम था वो था शंघाई 5। उसमें 5 देश थे और जी। वो बेसिकली 5 देश ऐसे हुए जो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वहाँ पर उनके जी। जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको कैसे सुनिश्चित किया जाए। सो चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 देश थे। तो जब उनके बॉर्डर्स, उनकी सरहद जो थी वो सब ठीक हो गई, तो तब उन्होंने कहा जो हम जी। अपने और संबंध है उसको और आगे लेकर जाएंगे। तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो गई और उसमें टेररिज्म और सेपरेटिज्म को भी डील करने की बात हो गई। 2001 में उज़्बेकिस्तान को भी इसमें साथ ले लिया गया और 6 इसके सदस्य बन गए। तो सबसे जी। पहले बात तो मेरे विचार से इसको ध्यान में रखने की है, जो ये बहुत बड़ी संस्था है। अगर कहा जाए विश्व में, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखी जाए तो सबसे बड़ी संस्था होगी, क्योंकि 40% से ऊपर दुनिया की पॉपुलेशन, आबादी इसमें है। करीब 20% से ऊपर दुनिया का क्षेत्रफल इसमें है, ये शंघाई जी। कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर हम देखें जो यूरेशिया में, तो करीब 60% से ऊपर। ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ ये आज के बता रहा हूँ, जब भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य बन गए थे 2017 में। तो ये जी। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बनकर उभरी है। और ये कहते हैं जो शंघाई स्पिरिट से हम काम करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होगा और सब साथ मिलकर एक दूसरे का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। दूसरी बात है, हालांकि इसमें पोटेंशियल बहुत है, इसमें संभावनाएं बहुत हैं, परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो अभी तक इतना ज़्यादा उसकी अचीवमेंट्स नहीं है। कोई अगर सक्सेसेस हम देखें तो वो आप नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि जो भी जी। हालात हुए हैं वो आप नहीं गिन सकते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी, जो भारत का इसमें क्या रुचि है, जी। क्या इसमें इंटरेस्ट है, तो देखिए हमारे लिए तो हमारा करीब 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और देशों के साथ। तो इंडिया इज अ कॉन्टिनेंटल पावर और ये जो जी। यूरेशियन कॉन्टिनेंट में है, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ। तो हमें इनके साथ ये वाला जो क्षेत्र है, पूरा यूरेशिया का जो क्षेत्र है, उसमें हमारा इंगेज रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, जो मध्य एशिया के जो 4 देश हैं जो इसके सदस्य हैं, मध्य एशिया को हम अपना कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड। जो हमारे जी। पड़ोसी हैं थोड़े से दूर हटकर हैं। और विडंबना ये है, जो हमारे उनके साथ कोई वो नहीं है, बॉर्डर नहीं मिलता है, कोई हमारी बाउंड्री नहीं जी। मिलती है। और इसीलिए हमारी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं रहती है तो हमारे जो आदान प्रदान है, चाहे हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ट्रेड हो, एनर्जी हो, तो उसको जाने में बहुत बाधा पड़ती है। और पाकिस्तान अपनी धरती है, अपनी जो सरजमीन है, उससे हमें जाने के लिए, चाहे अफगानिस्तान को हम जी। एक्सेस करना चाहें या सेंट्रल एशिया को, तो वो नहीं उसकी इजाज़त देता है। इसीलिए हमारे संबंधों को हम इतना अच्छी तरीके से आगे नहीं ले जा पाए हैं मध्य एशिया के देशों से। तो इसीलिए जी। कनेक्टिविटी को बढ़ाना वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूँगा, देखिए भारत की 7,500 कोस्टल एरिया है। तो हमारे एक मैरीटाइम इंटरेस्ट है जो कि हम जी। इंडो पैसिफिक और क्वाड से सेटिस्फाई करते हैं। दूसरे हमारे जो कॉन्टिनेंटल इंटरेस्ट हैं उसको हम अपना प्रोटेक्ट करने का और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने का, वो हमारे लिए एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही एक अच्छा माध्यम है। सर, जिस तरह आपने बात की कि इसमें 4
मध्य एशिया के सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो क्या इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारे संबंध, हमारे रिश्ते और गहरे करने में मदद मिली? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ये मैं समझता हूँ जो जब भारत इस संस्था का ऑब्जर्वर बना 2005 में और फिर 2017 में हम इसके पूरे मेंबर बने, तो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य ये था जो हम कैसे मध्य एशिया के देशों के साथ अपनी आउटरीच एस्टैब्लिश कर पाएँगे। क्योंकि देखिए एससीओ के तहत आपने अभी देखा है भारत अब उसकी मेज़बानी कर रहा है, भारत के पास प्रेज़िडेंसी जी, है। अभी विदेश मंत्री आए हैं, उसके पहले डिफेंस मिनिस्टर्स आए थे। हमने बहुत सारे करीब 100 हमने कार्यक्रम किए हैं। चीफ जस्टिसेस जी, आए हैं, पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस आई हैं, कॉमर्स मिनिस्टर आए हैं, कल्चर मिनिस्टर आए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो जहाँ भी ये मुलाकात होती है, जिसके पास भी ये प्रेसिडेंसी होती है, तो वो ये सभी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारे यहाँ से भी हमारे जो मंत्री लोग हैं, हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं और जब जाते हैं बातचीत करते हैं तो एक बहुत बड़ा मौका मिलता है जो कैसे अपने संबंधों को सुधारा जाए। और सबसे जी, महत्वपूर्ण बात यह है जो हमारे प्रधानमंत्री उनकी मुलाकात होती है जो इन सब देशों के राष्ट्रपति हैं, वो क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर दूंगा 2015 में ये मीटिंग हुई थी एससीओ की रूस में, उफा में, जी, बशकोर्तोस्तान में, वहाँ प्रधानमंत्री गए। 2016 में ताशकंद में हुई, 2017 में अस्ताना कजाकिस्तान में हुई, 2018 में शिंगडाओ चीन में हुई, 2019 में बिश्केक में हुई किर्गिस्तान में। वहाँ पर हर जगह प्रधानमंत्री मोदी जी, जाते हैं। 20 और 21 में तो कोविड की वजह से वर्चुअल हुई, 2022 में समरकंद में हुई उज्बेकिस्तान में। तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा वहाँ पर जाते हैं और उनके जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं, कैसे अपने संबंधों को आगे ले जाया जाए, बढ़ाया जाए, उसको उसके बारे में बात होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा कनेक्टिविटी का तो मैंने जी, बहुत ही छोटे उस तौर पर कहा, परंतु कनेक्टिविटी की बात होती है, कैसे चाबहार से हम इन देशों के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से हम इन देशों के साथ जुड़ सकते हैं। और फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है आतंकवाद का। क्योंकि अब आप देख रहे हैं जी, जो तालिबान अफगानिस्तान में आ गया है और वहाँ पर बहुत से आतंकी गुट हैं। बहुत से आतंकी गुट इन मध्य एशिया के देशों में भी हैं। जैसे हिज़्ब उत-तहरीर हुआ, इस्लामिक हुँ, मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान में तो जैश भी है, लश्कर भी है, इस्लामिक स्टेट भी है, अल-कायदा भी है। तो ये सब उनकी एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, जो वहाँ पर वो आतंकवाद फैला सकते हैं। तो वो उन देशों के लिए भी बहुत बुरा है, हमारे लिए भी बहुत बुरा है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा जब हम मध्य एशिया के देशों के बारे में और अपने संबंधों के बारे में बात करते हैं पूर्णिमा जी, तो तब जी, ये जो सब देश हैं, ये बहुत ही इनके पास सामर्थ्य है, ये मिनरल्स में बहुत ज़्यादा इनके पास हुँ, रिचेज़ हैं। जैसे तुर्कमेनिस्तान में पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस है। कज़ाकिस्तान में ऑयल हो, गैस हो, कोल हो, यूरेनियम हो, किसी प्रकार के आप मिनरल को देख लीजिएगा, वो कज़ाकिस्तान में है। उज़्बेकिस्तान में भी ऐसा है। तो कैसे हम जो कि हम एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हैं और हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो कैसे हम उन देशों से ऊर्जा अपने यहाँ पर ला सकते हैं, उसके बारे में भी बातचीत करना और उसका हल निकालना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जी। सर आपने जैसे बात की कि कनेक्टिविटी, एक्सेस देने की बात है, मेंबर कंट्रीज़ को आपस में दी जाएगी, जिसमें पाकिस्तान नहीं देता भारत को मध्य एशिया तक जाने के लिए। साथ ही इसमें इसके चार्टर में कई बातों का ज़िक्र है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो अपने यहाँ आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे इसमें मेंबर कंट्रीज़ या कुछ मेंबर कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इन चार्टर का लगातार उल्लंघन करते हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कनेक्टिविटी है, वो तो दैट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन, वो तो देखिए सॉवरेन राइट जी, है, कोई देश अपने देश से अपनी टेरिटरी से किसी और को जाने की इजाज़त दे, नहीं दे, वो अलग बात है। परंतु फिर भी अगर हम
कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम सहयोग की बात कर रहे हैं, तो जी, कनेक्टिविटी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर आ जाता है। और पाकिस्तान क्योंकि उसके ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे संबंध है, वो नहीं चाहता जो भारत के संबंध इन देशों के साथ और बढ़ें और तेज हों, अफगानिस्तान में भारत का कोई भी रोल हो, तो इसीलिए वो हमको वहां से कनेक्टिविटी देने का लिए नहीं मानता है। परंतु जो दूसरी बात है, आपने आतंकवाद की बात कही, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले, एससीओ जैसे मैंने कहा 2001 में बना, उससे पहले 1999 में जब शंघाई 5 की समिट मीटिंग हुई थी बिश्केक में, तो तब उन्होंने कहा था जो हम सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, इसके विरुद्ध हम मिलकर काम करेंगे। परंतु अब पाकिस्तान आतंकी गुटों को सहायता देता है, और न केवल पाकिस्तान परंतु चीन भी उसकी सहायता करता है। जब भी किसी भी इस आतंकी को डेजिग्नेशन की बात आती है, इंटरनेशनल डेजिग्नेट किया जाए वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो चीन हमेशा उसके आड़े आ जाता है। आपको जी, याद है मसूद अजहर का केस 10 साल तक टला रहा, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर उसने, चीन ने अपना टेक्निकल होल्ड लगाया है, वीटो लगाया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और यही मैं कह रहा था जी, जो शुरुआत में भी जो इसका एससीओ का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है जिसकी जितनी संभावना है, क्योंकि बेसिकली एससीओ में अभी तक वो एक कोहेरेंस डेवलप नहीं कर पाया है, एक कोहेसिवनेस डेवलप नहीं कर पाया है। जैसे चीन और रूस जब पहले 6 देश थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण देश बनकर उभरे, और जो 4 मध्य एशिया के देश थे, वो तो चारों के चारों सोवियत संघ के एक हिस्सा थे। तो उनकी जो हैसियत थी, उनकी जो काबिलियत थी, उनका जो स्टेटस था, वो काफ़ी कम था शुरुआत में। तो इसीलिए इसका ठीक तरीके से ये पनप नहीं पाया, डेवलप नहीं हो पाया। परंतु अब भारत इसका सदस्य है, अब इस साल ईरान भी सदस्य बनेगा, बेलारूस भी सदस्य बनेगा, और भी बहुत सारे देश हैं, बड़े-बड़े देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया अब इसका डायलॉग पार्टनर बन रहा है, तुर्की भी डायलॉग पार्टनर बन रहा है। तो मैं समझता हूँ जो इसकी जो वाइटैलिटी है और इसका जो डायनामिज्म है, वो थोड़ा और बेहतर होगा, और केवल 1 या 2 शक्तियों के कहने पर ये आगे नहीं चलेगा। जी। तो अगर हम वापस इस बात पर आना चाहें कि भारत क्यों इसका मेंबर बना, इसका सदस्य बना, और चाइना का अगर हम ज़िक्र करना चाहें कि बॉर्डर पे हमारे लगातार चाइना के साथ जिस तरह के डिस्प्यूट्स हैं, और जिस तरह से चीन टेंशन क्रिएट करता है बॉर्डर्स पर, तो क्या ये प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए चीन को काउंटर किया जा सकता है, जो वो बॉर्डर पर सीमाओं का उल्लंघन करता है उसके लिए? नहीं, इस प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला इसमें एक बिल्कुल ही टोटल रिटन अंडरस्टैंडिंग है, जो जी, बायलैटरल इशू किसी भी प्रकार के इन एससीओ मीटिंग्स में नहीं उठाए जाएंगे, जी, और ये सभी लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं। पाकिस्तान ने कभी कभी प्रयास किया है जो इसका उल्लंघन करने के लिए, परंतु फिर उसको इसके बारे में बताया गया है, और मतलब उसने ये भी प्रयास किया है। अभी हाल ही में एक मीटिंग हो रही थी जो भारत ने ऑर्गेनाइज की थी, और जी। उसमें जो भी वो पार्टिसिपेट करते थे, वर्चुअल मीटिंग थी, तो उन्होंने अपने पीछे एक मैप लगा लिया जिसमें कि उन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा बता दिया। तो उनको बताया जी, गया जो आप या तो इसको मैप को हटाइए वहां से, नहीं तो आप इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करिए। तो दे डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। इस पहली भी एक बारी ऐसी बात हुई है 2020 में, जब हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, रूस की अध्यक्षता थी, तो पाकिस्तान ने वैसा ही नक्शा लगाया हुआ था। तो भारत ने प्रोटेस्ट किया, एंड देन हमारे एनएसए मिस्टर अजीत डोभाल ही वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग, क्योंकि ये इस प्रकार की बेहुदा हरकतें पाकिस्तान करता है। तो परंतु फिर भी किसी को भी ये इजाज़त नहीं है ऐसे करने की। तो जो आपका प्रश्न है, जो ये जी, बायलैटरल इश्यूज़, ये देखिए जब मीटिंग होती है,
तो ऑन द साइड लाइन्स तो बहुत बायलैटरल्स होती हैं। जैसे अभी जी, एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई गोवा में, तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्होंने ऑन द साइड लाइन्स सभी विदेश मंत्रियों से बात की। सबसे पहले रूस के विदेश मंत्री, फिर चीन के विदेश मंत्री, फिर उज़्बेकिस्तान के, और उसके बाद तीनों और जो हैं देश जो सदस्य हैं उन सबसे उनकी मुलाकात हुई। खाली पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने बहुत ही मेरे विचार से अनवारंटेड कमेंट्स किए थे पहले जी, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी। और अभी हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान के द्वारा तंजीमें जो हैं, जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने अभी जिस दिन मीटिंग हो रही थी उसी दिन वहाँ पर रजौरी में हमारे 5 सैनिक शहीद हुए आतंकी हमले से। और इससे पहले 2 सप्ताह पहले पुंछ में भी हमारे 5 सैनिक शहीद हुए थे। और ये सब पाकिस्तान की कार्रवाई है, और पाकिस्तान को ऐसा वो यहाँ पर शांति की और सहयोग की बात करता है, और वहाँ पर आतंकियों को हमारे घर भेजता है ये करने के लिए, ऐसे काम करने के लिए। तो इसीलिए भारत ने ये निर्णय लिया था जो हम पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे। और फिर जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आए, तो उनका जो वक्तव्य था वो भी मैं कहूँगा बहुत ही अग्रेसिव वक्तव्य था। हालांकि उन्होंने ना कश्मीर का नाम लिया, ना कुछ और लिया, परंतु ऐसी बेहुदा और इतनी क्रैस जबान में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, जो उनसे मुलाकात करने की कोई बात ही नहीं थी। परंतु जब जैसे मैंने कहा विदेश मंत्री अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, तो चाहे अगर जी। चीन के विदेश मंत्री हैं उनसे मिले, तो बातचीत हुई बॉर्डर के ऊपर, एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, और जो विदेश मंत्री थे उनके साथ जो हम अपने संबंधों को और अच्छी तरीके से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, सहयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी। सर आपने हम जैसे ज़िक्र कर रहे हैं एससीओ के चार्टर का, उसके उद्देश्य का, उसके मकसद का, और अगर हम इसमें बात करें चीन की, तो चीन का जो बीआरआई है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुज़र रहा है। इस पर भारत ने कई बार ऑब्जेक्ट भी किया। क्या ये एससीओ के चार्टर के खिलाफ नहीं जाता? नहीं, देखिए, हमने कल भी जो ये मुलाकात हुई, परसों जो मुलाकात हुई इसमें, जी, और उसमें हमने बिल्कुल ये कहा, 5 तारीख को जो मुलाकात हुई, तो उसमें हमने बिल्कुल ये कहा जो कनेक्टिविटी बहुत ठीक बात है, परंतु कनेक्टिविटी दूसरे देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नज़र में रखते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए होनी चाहिए। और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो ये गलत बात है। तो ये इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे। पर एससीओ एज एन एंटिटी वो इसके ऊपर कोई वो डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए ये वाला जो बीआरआई के और जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जी, कजाकिस्तान के थ्रू भी जा रहे हैं, उज्बेकिस्तान के थ्रू भी जा रहे हैं, और मध्य एशिया के देशों के बीच भी जा रहे हैं। तो ये सभी देश दे आर पार्टनर्स इन द बीआरआई। केवल भारत ही एक ऐसा देश है और जो कि इसमें हिस्सा नहीं लेता है, सम्मिलित नहीं होता है। और वो कारण एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, क्योंकि हमारी संप्रभुता पर ये प्रहार है, हमारे उसके उसके विरुद्ध जाता है। परंतु उसके अलावा हमने जब ये बीआरआई को फ्लोट किया गया था, तभी हमने कहा था जो इसमें बहुत मुश्किलें हैं, ये तो डेट ट्रैप बनेगा, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, इकोनॉमिकली जी, सस्टेनेबल नहीं है, वगैरह। तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे इश्यूज हैं, हमारी ऑब्जेक्शन है इससे, जिसकी वजह से हम इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। और अब पूरी दुनिया के देश भी ये समझने लगे हैं जो भारत ने पहले कहा था वो बिल्कुल ठीक था। आप श्रीलंका में देख लीजिएगा जो कितना वहाँ पर डेट ट्रैप में श्रीलंका फंस गया है। ऐसे बहुत से जी। देश हैं जहाँ पीआरआई जा रहा है, जहाँ की वो डेट ट्रैप में देश फंस रहे हैं।
जी, अगर हम फिर से मकसद की बात करें एसईओ के, तो इससे क्या अचीव कर पा रहे हैं देश? क्या जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सफल हो रहे हैं? साथ में मेंबर कंट्रीज़ मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ भी करते हैं। उसका क्या मकसद है? देखिए, मकसद उसका है बेसिकली जो आतंकवाद के साथ कैसे जूझा जाए। वही इसको पीस मिशन एक्सरसाइजेस कहा जाता है। शुरुआत इनकी 2009 में हो गई थी और कैसे आतंकी अगर कोई हमला होता है, कोई घटना होती है, तो कैसे सभी देश मिलकर साथ में उसका सामना कर सकते हैं। तो परंतु ये कोई मेरे विचार से इतनी सीरियस कोई वो नहीं होती है एक्सरसाइज। जी, और अगर 4 मध्य एशिया के देशों में देखें, तो ये अपने कोई 20 या 50 अपने सैनिकों को वहाँ पर नियुक्त कर देंगे। इसके हिसाब से, इसके विपरीत हमारी जो बायलैटरल एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, क्योंकि देखिए भारत की और रूस की जो बायलैटरल जी, एक्सरसाइज़ेज़, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चाहे एयर एक्सरसाइज़ेज़ हो, आर्मी हो, नेवी हो। हमारी एक्सरसाइजेज़ कज़ाकिस्तान से हैं, बहुत अच्छी हैं। हमारी एक्सरसाइजेज़ किर्गिस्तान से हैं, खंजर नाम है उनका। हमारी एक्सरसाइज़ उज़्बेकिस्तान के साथ है, दोस्तिक नाम है उसका। तो ये जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज़ हैं, दे आर जी, मच मोर इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। और ये वाली जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं, पीस मिशन एक्सरसाइजेज़, इनका मेरे विचार से कोई इतना ज़्यादा ना तो रोल रहा है, ना कोई महत्व है। क्योंकि वहाँ पर कुछ समय के लिए जाते हैं और साथ में किसी प्रकार की एक्सरसाइजेस करते हैं। बट आई डोंट थिंक दे ट्राई टू डेवलप इंटरऑपरेबिलिटी, जो कैसे ये वाले जो भी सेनाएं हैं, ये साथ मिलकर किसी कॉमन चैलेंज को कैसे वो डील कर पाएंगे। आपने देखा है जो अभी मध्य एशिया में कितने प्रॉब्लम्स आए हैं। अभी पिछले साल कजाकिस्तान में वो हुआ, वहाँ पर दंगे फसाद हुए जनवरी में। सितंबर में किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में इतने झड़प हुई है, क्लैशेस हुए हैं। पर और अफगानिस्तान में क्या हुआ है 2021 में, उसके बाद भी। परंतु एससीओ की कोई भी वहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं रही है। बेसिकली इसी वजह से, क्योंकि इसमें इतना कोहेसिवनेस नहीं डेवलप करा है। अगर आतंकवाद की बात करें, और मैं आखिरी बात इसमें यही कहूँगा, जो ये जी, एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो कि ताशकंद में स्थित है। और वो बेसिकली कोऑर्डिनेट करती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती है। और रैट्स ने कहा है जो हमने बहुत सारे ऐसे आतंकी घटनाओं को अंजाम होने से बचाया है, इसका हमने इंफॉर्मेशन शेयरिंग में और कोऑर्डिनेशन करके। तो उसका थोड़ा फायदा है, थोड़ा फायदा हो सकता है रैट्स का। परंतु जो आपने ये पूछा, जो ये एक्सरसाइजेस का क्या मकसद है, तो वो उसका इतना ज़्यादा कोई मेरे विचार से महत्व नहीं है। एंड वी डोंट सी एनीथिंग ऑन द ग्राउंड, एनी अचीवमेंट ऑन द ग्राउंड। जी। साथ ही जैसे आपने ज़िक्र किया कि कोई बायलैटरल इश्यूज़ इस प्लेटफ़ॉर्म पे, एससीओ के प्लेटफ़ॉर्म पे रेज़ नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन अगर हम गोवा समिट की बात करें, तो जो पाकिस्तान ने क्या इस प्लेटफ़ॉर्म का मिसयूज़ किया? जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल। देखिए, एक तो दुरुपयोग किया है। अगर आपको कुछ कहना भी है, तो आप कहिए जी, इस तरीके से। एक डिप्लोमैटिक प्रोप्राइटी होती है, एक डेकोरम होता है। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया बिलावल ज़रदारी भुट्टो का, वो बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर थे और अनएक्सेप्टेबल थे। वो उन्होंने कहा हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, अब और जी, हमको मिलकर साथ बात करना चाहिए। देखिए, वो आतंकवाद से पीड़ित नहीं है, वो अपनी नीतियों से पीड़ित हैं। जो कुछ भी वहाँ पर वो हो रहा है, आतंकी घटनाएँ हो रही हैं, वो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हो रही हैं, क्योंकि वो आतंकवाद को बहुत बढ़ावा देते हैं। आपको याद होगा 2011 जी, में जब हिलरी क्लिंटन थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने तब की जो विदेश मंत्री थी पाकिस्तान की, हिना रब्बानी खान, उन्होंने कहा आप अपने अपने घर के पीछे अगर आप सांपों को पालेंगे, तो वो सांप केवल आपके पड़ोसी को नहीं डसेंगे, वो आपको भी डसेंगे। और यही हो रहा है वहां जी, पर। जो
तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ये सभी आतंकी तंजीमों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है और इसकी वजह से उनके ऊपर हो रहा है। तो इस प्रकार की बातें, और फिर भारत के अंदरूनी मामलों के बारे में उनका ये सॉरी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, हेट, फासिस्ट, तो ये बिना कुछ कहे आई थिंक इट इज इन वेरी पुअर टेस्ट। देखिए, किसी भी डिप्लोमेट का, किसी भी विदेश मंत्री का ये काम होता है जो कैसे दोनों देशों के बीच के संबंध जो हैं उनको अच्छे किए जाएं, उनको बढ़ाया जाए। और अगर वो आप वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध ऐसे हैं, जो ऐसी स्थिति में हैं, अगर आप जी, उनको और अच्छा नहीं कर सकते, आप ऐसा तो नहीं करिए जो उनको और नीचे आप डाल दें और खाई में डाल दें। बिलावल जरदारी भुट्टो ने बिल्कुल वही काम किया है। और फिर जो उन्होंने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें एक ऐसे भारत की सरजमीन पर बैठकर उन्होंने ये धमकी दी, जो हम भी दिखा देंगे, जो आपको याद रहेगा। जब उनसे प्रश्न पूछा गया, जो कश्मीर में ये 20 मई को वहाँ पर एक G20 का टूरिज्म मीटिंग हो रही है, टूरिज्म जी, वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा हम भी बता देंगे, दिखा देंगे और आपको भी याद रहेगा। तो ये तो कोई, आप जिस पोजीशन में आए हैं उस पोजीशन में आपको ये शोभा नहीं देता है। और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को और कहीं बहुत पीछे धकेल दिया है। और दैट्स अ ग्रेट पिटी, क्योंकि उनमें मैच्योरिटी नहीं है, इग्नोरेंस है। बस ही वांट्स टू ट्राइज टू स्कोर पॉइंट्स अगेंस्ट हिज अपोनेंट। थोड़ा उनको कोई स्ट्रेटेजिक सोच समझ नहीं है, जो क्या कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, उनको समझ नहीं है। जी। और अंत में एम्बेसडर अशोक सजनहार, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस की मेंबर कंट्रीज के बीच में बात की जाए, तो क्या ये ट्रेड या इन्वेस्टमेंट मेंबर कंट्रीज के बीच बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, कहाँ तक ये पूरी जो कोशिशें आगे पहुंची है? देखिए, संभावनाएं तो बहुत हैं भारत और इन देशों के जी, बीच में व्यापार बढ़ाने की, परंतु जैसे मैंने बताया, जो हमारी कोई ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी नहीं है, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे जो सीमाएं हैं, वो नहीं मिलती हैं। मैं कहूँगा जो डी जोरे तो मिलती हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो भारत का हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा है, और उसकी बाउंड्री मिलती है, उसकी सीमा मिलती है तजिकिस्तान से। परंतु डी फैक्टो नहीं मिलती है, क्योंकि वो हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान का वो भारत के पास अभी है नहीं। तो क्योंकि हमारी जोग्राफिकल कंटिग्यूटी नहीं है, जोग्राफिकल हमारी सीमाएं नहीं मिलती हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा पूर्णिमा जी ऑब्स्टिकल और हर्डल बन जाता है, जो कैसे हम जी, अपने संबंधों को उनके साथ और तेज करें। क्योंकि अगर बॉर्डर्स मिलते होते तो हम कजाकिस्तान से तेल भी इंपोर्ट कर पाते, तुर्कमेनिस्तान से गैस भी इंपोर्ट कर पाते। अब काफ़ी साल से बातचीत हो रही है तापी गैस पाइपलाइन की, जिसे कहा जाता है तुर्कमेनिस्तान, जी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और ये सब, और उसमें 13 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हमारे पास गैस आनी थी उससे हर साल। परंतु आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के हालात क्या हैं, वहाँ पर सुरक्षा की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की भी में भी सुरक्षा की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, और पाकिस्तान के साथ हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए तुर्कमेनिस्तान से गैस नहीं आ पाती है, कजाकिस्तान से तेल नहीं आ पाता है। तो इसको ऑब्विएट करने के लिए, इसको स्कर्ट अराउंड करने के लिए, और क्योंकि पाकिस्तान हमको जाने का रास्ता नहीं देता है मध्य एशिया और अफगानिस्तान में, तो हमने चाबहार को डेवलप करना शुरू किया है, और वो जी, काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। और जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार हमने पिछले कुछ सालों में करीब 2.5 मिलियन टन व्हीट जी, एक्सपोर्ट किया है अफगानिस्तान को, और काफ़ी हज़ार टन हमने पल्सेस भी एक्सपोर्ट किए हैं। ये सभी एज ग्रेटिस उनकी मानवीय सहायता करने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान की लोगों की स्थिति ऐसी रही है, तो ये हमने उनको
वहाँ पर एक्सपोर्ट किया है। तो अब बात हो रही है जो कैसे उज़्बेकिस्तान में तरमेज़ से लेकर मज़ार शरीफ तक आया जाए, फिर वहाँ से हेरात आया जाए और फिर ईरान आया जाए। तो ऐसी जी, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं और डायरेक्टली कनेक्टिविटी ईरान के थ्रू तुर्कमेनिस्तान जाएँ, वहाँ से कज़ाकिस्तान जाएँ और अब ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, पूर्णिमा जी, उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि रूस के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लग गए हैं। क्योंकि रूस का जो अग्रेशन हुआ है यूक्रेन के जी। विरुद्ध, तो उसके ऊपर इतने सैंक्शंस लगे हैं, तो उसका जो अपना सामान है एक्सपोर्ट करने का, वो यूरोप के द्वारा जा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये आईएनएसटीसी बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है और चाबहार को भी हमने प्रपोजल किया है, जो ये आईएनएसटीसी का एक अंग बनाया जाए, इसको हिस्सा बनाया जाए, जो कि अडॉप्ट किया गया है, जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो मैं समझता हूँ जो चाबहार आईएनएसटीसी ये डेवलप होंगे, तो हमारे जो संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, जिसके बारे में आपने पूछा है, तो भारत के इन देशों के साथ, मध्य एशिया के देशों के साथ हमारे संबंध और ज़रूर बेहतर होंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एम्बेसडर अशोक सज्जनहार विस्तार से हमसे चर्चा करने के लिए एसईओ पर, उसका मकसद क्या है, भारत उसमें क्यों शामिल हुआ, इसका हिस्सा बना और किस तरह से सदस्य देशों के बीच में व्यापार, निवेश किस तरह से आगे बढ़ सकता है या उसकी क्या संभावनाएँ हैं, इस पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ऑलवेज़ अ प्लेज़र। थैंक यू। थैंक यू। तो हमारे जो भी दर्शक हैं उन्हें अगर ये कार्यक्रम पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकती हैं, इसे शेयर कर सकती हैं और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकती हैं।